हे व्यूअर्स, माई सेल्फ हर्षिका। आई होप आपका आज का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब आपका कल एग्ज़ाम है पेपर नंबर 3 का, जिसकी 3 यूनिट्स आनी है। आई नो, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5, एंड इसकी रिगार्डिंग ही हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। तो इसके 1.1 में हमें स्क्रीनिंग, असेसमेंट, टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, इन सब की डेफिनेशंस समझनी है, डेफिनेशंस याद करके जाना है इन सब की, क्योंकि पूछेंगे तो डेफिनेशन ही पूछेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो अब हम सीधा डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग, अ टेस्ट दैट चेक्स फॉर अ डिजीज़ और अ कंडीशन बिफोर सिम्टम्स अपीयर। इट हेल्प्स फाइंड डिजीज़ एट अर्ली एज व्हेन द ईजियर टू ट्रीट और क्योर। मतलब असेसमेंट तब किया जाता है जब किसी भी डिजीज़ या फिर कंडीशन के सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। उस स्टेज पे स्क्रीनिंग की जाती है जब उस कंडीशन को हम क्योर कर सकते हैं। इसमें ब्लड टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट भी इंक्लूड होते हैं कि हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हमें इन सब के टेस्ट करवाए जाते हैं और अंदाज़ा लगाया जाता है कि आगे कौन सी कंडीशन या फिर डिसेबिलिटी या डिजीज़ अराइज हो सकती है। तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है अर्ली एज में करने के लिए, जिससे आपको किसी भी सीवियर कंडीशन में पहुंचने से पहले क्योर किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं असेसमेंट पे। डेफिनेशन की बात की जाए तो असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन फैक्ट्स और गोल्स। इट इंक्लूड्स टेस्टिंग। मीन्स असेसमेंट किया जाता है किसी भी बच्चे को असेस करने के लिए। उसके टेस्ट लिए जाते हैं कि बच्चा कहाँ पे है, उसका लेवल क्या है, उसे क्या आता है और क्या नहीं आता है। एक बहुत ज़रूरी, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन क्लास में बताया, इट इंक्लूड्स टेस्टिंग। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल टेस्ट आर असेसमेंट्स बट नॉट ऑल असेसमेंट्स आर टेस्ट। मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं, आपका आज टेस्ट था, कल टेस्ट है, ये आपका असेसमेंट हो रहा है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो इसी तरह ऑल टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सब असेसमेंट का पार्ट होते हैं। बट जो भी असेसमेंट होते हैं, जिस भी प्रोसीजर से असेसमेंट किया जाता है, उन सभी प्रोसीजर को टेस्ट नहीं कहा जा सकता। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेज़रमेंट पे। तो डेफिनेशन की बात की जाए तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। वन एक्सेप्शंस सीम टू बी इन यूज ऑफ द वर्ड मेजर इज डिटरमाइनिंग द IQ ऑफ अ पर्सन। मीन्स मेजरमेंट हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल चीज़ को, फिजिकल ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, जैसे कि किलोग्राम्स, इन सब में, लीटर्स में। बट मेज़रमेंट में एक एक्सेप्शन है, वो है IQ लेवल की। हम IQ को भी मेज़र करते हैं, लो IQ, हाई IQ, इन सब यूनिट्स पे। तो IQ एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम IQ को मेज़र करते हैं। तो मेज़रमेंट होता है एक बच्चे के IQ को मेज़र करना कि उसका IQ लो है या हाई है या एवरेज है, इस तरह से। नेक्स्ट हम आते हैं इवेल्यूशन पे। तो पहले डेफिनेशन की ही बात की जाए तो इवेल्यूशन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लीस्ट अंडरस्टैंड टर्म where we evaluate what we are doing is engaging in some process that is designed to provide information that will help us make a judgment about a given situation. Evaluation क्या होता है? हमने assessment कर लिया, अब हम उसको evaluate करते हैं। जैसे आपके मार्क्स बताए जाते हैं, तो evaluation हो रहा है आपकी परफॉर्मेंस का। तो इसी को कहा जाता है कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं एक जजमेंट बनाने के लिए। आपके मार्क्स सब इवेल्यूएट होते हैं एक जजमेंट बनाने के लिए कि हाँ, इसके इतने मार्क्स हैं, ये अपनी क्लास में या फिर अपने ग्रुप में यहाँ इस लेवल पे स्टैंड करता है। अब इवेल्यूशन 2 होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग इज़ यूज टू एग्जामिन समवन्स नॉलेज ऑफ समथिंग टू डिटरमाइन व्हाट पर्सन नोज एंड हैज़ लर्नड। मैंने आपको बताया कि टेस्ट लिया जाता है, आपका आज टेस्ट था, कल टेस्ट होने वाला है। किस लिए हो रहा है ये टेस्ट? ताकि आपको और आपके टीचर्स को पता चले कि इस बच्चे को कितना आता है, किस लेवल पे आता है, ये कहाँ लाई करता है। हमें कोई भी जॉब करनी होती है तो हमें एग्ज़ाम पास करने होते हैं, जैसे CTET करोगे, DSSS भी करोगे। तो ये टेस्ट क्यों हो रहे हैं? ताकि पता चले कि जो सामने वाला पर्सन है, जिसे जॉब चाहिए या फिर जो टेस्ट दे रहा है, उसका लेवल कहाँ है, उसकी लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। और सारे टेस्ट होता है असेसमेंट के लिए, बट सारे असेसमेंट टेस्ट नहीं होते हैं, ये लाइन को याद रखना। नेक्स्ट आते हैं 1.2 में। 1.1 में हमें यही 5 टर्म्स की डेफिनेशंस और मीनिंग याद करना है। अब 1.2 जिसमें है असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन। ओके, तो 1.2 में हमें देखना है अलग अलग टाइप्स के असेसमेंट टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस ऑफ असेसमेंट की, कि असेसमेंट क्यों किया जाता है। सबसे पहले कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चे की कंडीशन क्या है। हम कोई भी
स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं हम, तो फिर हमें क्या उसके साथ टेक्निक्स करनी है, क्या TLM यूज़ करने हैं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, OT की ज़रूरत है या फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब का डिसीज़न लेने से पहले असेसमेंट किया जाता है। किस लिए? उसकी कंडीशन के बारे में जानने के लिए। तो असेसमेंट का पहला मेन पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू आइडेंटिफाई नीड्स। हमें पता तो चल गया बच्चे की ये कंडीशन है, बट हम असेसमेंट का पूरा प्रोसीजर करते हैं कि उस कंडीशन को हम किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, क्या नीड्स हैं बच्चे की। तो ये सब भी हमें असेसमेंट से ही पता चलता है। टू मैच द नेचर एंड नीड्स ऑफ द कंडीशन अफेक्टिवली विद बेस्ट इंटरवेंशन, मतलब कि बच्चे की नीड्स उसकी सराउंडिंग्स के बेसिस पे क्या है। ये नहीं कि बच्चे के लाइक्स को हमने इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी कि हमने उसकी सराउंडिंग्स को, सोशल एथिक्स को नज़रअंदाज ही कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। दोनों चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, रिलेट किया जाता है कि सराउंडिंग्स की क्या डिमांड है और बच्चे की क्या नीड्स है। इन दोनों को कंबाइन करके डिसीज़न लिया जाता है। एंड टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, हम कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे बच्चे के साथ हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं, सबका क्या रोल रहता है कि हमें पता चलता है जो भी हम करवा रहे हैं उसकी कितनी अफेक्टिवनेस है, बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, उसका पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, बच्चा यहाँ कर रहा है घर जाके भूल जा रहा है, उसका ओवरऑल रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है जो पर्सन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मीन्स हमें पर्सन के बिहेवियर के बारे में पता चलता है। तो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में सिर्फ ये चीज़ें को ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट पर्सन्स बिहेवियर पे डिपेंड होता है और इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला एज़ पर द नेचर ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड सेकेंड एज़ पर द फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ इंटेलेक्चुअल असेसमेंट। अब हम पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो intellectual assessment has moved from assessments based on language and speech patterns to sensory discrimination, which most early assessments being for the mentally deficient. मीन्स इंटेलेक्चुअल असेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है हमारे कॉग्निटिव लेवल से रिलेटेड होता है। ये हमारी लैंग्वेज और स्पीच से को डेवलप करता है। पता चलता है कि हम अपने कॉग्निटिव लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट टेस्ट। इसकी भी पहले डेफिनेशन देखी जाए तो अचीवमेंट टेस्ट आर यूज टू एक्सेस अ टेस्ट टेकर्स नॉलेज इन सर्टेन एकेडमिक एरियाज। इट मेजर अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट और मास्टरी ऑफ कंटेंट स्किल्स और जनरल अकेडमिक नॉलेज। मीन्स अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली अकेडमिक्स नॉलेज पे बेस्ड होता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि बच्चे की जो मास्टरी है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके किस लेवल की है, हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, हमने क्या क्या अचीव किया है। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी भी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एग्जामिनेशन दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन एंड मेजर अ पर्सनस एबिलिटी टू एक्वायर थ्रू फ्यूचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा। मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है कि किसी भी पर्सन की एबिलिटीज़ कितनी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। हम किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हैं ना, जब प्राइवेट कंपनी में, तो हमारे ये सारे टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी एक मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी को पता चलता है कि सामने वो जिस एम्प्लॉय को हायर करने वाले हैं उसका एप्टीट्यूड कैसा है अपने कंपनी में आने के बाद एक नई स्किल्स को, नए इन्वायरमेंट को एक्वायर करने का, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं कि स्किल्स को ग्रैब करने की। इसी के साथ 1.2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने अलग अलग तरीके के टेस्ट और असेसमेंट्स को जाना। अब आता है 1.3 पे। 1.3 में हमें 3 असेसमेंट्स की बात करनी है। पहला एंट्री लेवल असेसमेंट, दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड तीसरा समेटिव असेसमेंट। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्री लेवल असेसमेंट की। अगर डेफिनेशन पे आए तो दिस असेसमेंट इज़ यूज टू एक्सेस द नीड्स ऑफ इनकमिंग स्टूडेंट readiness टू कोप अप विद द टिपिकल readiness एंड राइटिंग एंड सो ऑन। आपको पता होगा अगर किसी भी बच्चे को डायरेक्ट सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में एडमिशन चाहिए रहता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में, तो उसका एक टेस्ट होता है। जिस टेस्ट से हमें पता चलता है कि बच्चे का लेवल क्या है, क्या वो सीधा सेकंड क्लास के लेवल का है कि हम उसे सेकंड क्लास में एडमिशन दे सकते हैं। तो एंट्री लेवल टेस्ट ही होता है। जब हम किसी भी नई जगह पे एंटर हो रहे होते हैं तब हमारा टेस्ट होता है हमारे लेवल को जानने के लिए और फर्दर हमारे साथ किस लेवल पे वर्क किया जाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए, किस वाली बात को पकड़ के आगे वर्क करना चाहिए, ये सब पता चलता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन पे आए तो इट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वाइल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एंड वाइल लर्निंग इज एक्वायरिंग।
मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट तब किया जाता है जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, जब उसका कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक चल रहा होता है उसके बीच में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने आपको पहले स्क्रीनिंग की डेफिनेशन क्या बताई थी, ये बताओ, तो ये क्या हुआ, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ। हमने पढ़ाते पढ़ाते आपसे पूछा कि मैंने जो बताया वो कितना समझ आया, क्या एक और बार रिपीट करने की ज़रूरत है या फिर क्या मेरे को टेक्निक्स चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब पता चलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। ये हमारी टीचिंग को इन्हेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ाते टाइम ही उसका टेस्ट लेते तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने गलती की या फिर यहाँ पे बच्चे ने गलती किया। दोनों को सही टाइम पे करेक्ट किया जा सकता है। और जैसे कि होमवर्क देते हैं, क्लास टेस्ट होता है, डिक्टेशन होती है, ओरल टेस्ट होता है, ये सब। नेक्स्ट आते हैं समेटिव असेसमेंट्स में। समेटिव असेसमेंट फाइनल एग्जाम्स होते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो समेटिव असेसमेंट होते हैं जिनके ग्रेड लगेंगे। आपको रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, एक पूरा प्रॉपर डाटा मेंटेन किया जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती है, पोर्टफोलियोज़ होते हैं, ये सभी समेटिव असेसमेंट में आते हैं। तो अब मैं आपको फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंशिएशन बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो पहला फॉर्मेटिव का लिखेंगे, फिर समेटिव का लिखेंगे। फॉर्मेटिव में पहला होता है कि ये इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के बीच में होता है, मतलब जब पढ़ाया जा रहा होता है उसी टाइम पीरियड में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होता है कि लास्ट में होता है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद लास्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। और जो समेटिव असेसमेंट है ये एंड ऑफ द प्रोसेस है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब लिया जाता है, और वो टेस्ट आखिरी होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में आ जाते हो या फिर कोर्स ख़त्म हो जाता है, ये चीज़ लास्ट में लिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स को, स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं है, किस लेवल तक का मटेरियल डिलीवर हो रहा है। और जो समेटिव असेसमेंट है वो सिर्फ ग्रेड्स बताता है स्टूडेंट्स को कि हाँ आप कितने ग्रेड्स आपने ऐसे परफॉर्म किया, वो फाइनल ग्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट, टीचर मेड टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये ऑब्जर्वेशन से किया जाता है। टीचर डेली रूटीन का टेस्ट बना देता है, आपसे ओरल टेस्ट ले लेता है, डिक्टेशन ले लेता है, ये सब आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और समेटिव असेसमेंट एक प्रॉपर लेवल पे बनाया जाता है, प्रोफेशनल की हेल्प से बनाया जाता है, एक डिसाइडेड मैटर में, फॉर्मेट में बनाया जाता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन रहता है, मैं आपसे बता रही हूँ फिर आपसे ही पूछ रही हूँ, एक कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन फॉर्म होता है। बट जो सबमिटिव असेसमेंट है उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, आपको टेस्ट दे दिया जाता है, आपको लेके सबमिट करना होता है, ख़त्म, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, अपने व्यूज़, सामने वाले के व्यूज़ नहीं सुने गए हैं। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में आप दोनों के एग्जाम्पल लिख सकते हो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में टेस्ट, ओरल टेस्ट, डिक्टेशंस, डेली क्लास टेस्ट, ये सब आ जाते हैं। और समेटिव असेसमेंट फाइनल एग्जामिनेशंस, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज़, ये सब आते हैं। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है और साथ में 1.3 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं 1.4 की तरफ। इसमें हमें अलग अलग असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट्स, इन सब के बारे में हमें 1.4 में देखना है। तो सबसे पहले फॉर्मल असेसमेंट मैंने आपको जैसे बताया था कि एक प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, फॉर्मल बेसिस पे ये टेस्ट होता है, प्रोफेशनल लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का लेते हैं, टाइम लिमिट, क्वेश्चंस, पूरा स्ट्रक्चर, उसका रिजल्ट क्या है, किससे कैसे हमें डील करना है, सब कुछ डिसाइडेड होता है। इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिए जाते हैं, ये नहीं कि बच्चा चल रहा है हमने उसे पूछ लिया, 2-4 क्वेश्चन लिख के दे दिया, ख़त्म, नहीं, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट पहले से प्री प्लानिंग करके लिया जाता है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल असेसमेंट, जिसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ डिसाइडेड नहीं होता है, ये परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है कि बच्चा अभी पढ़ रहा है तो वो किस लेवल पे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। नेक्स्ट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुराना अप्रोच है। इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं एक डिवाइस की मदद से, बट इसमें लार्ज पॉपुलेशन के रिगार्डिंग एक साथ डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इसमें चाइल्ड क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये रहता है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम मतलब पहले से एक लेवल सेट करके चलते हैं कि हमारा गोल है यहाँ पे आना, ये अचीव करना, और चाइल्ड उस लेवल के कहाँ तक पहुँचा है ये हम एनालाइज करते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में। मतलब हम बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं जो हमने ऑब्जेक्ट या गोल डिसाइड किया था उसके साथ।
एंड नेक्स्ट इसी के साथ में देखें तो हम करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, ये जो क्राइटेरिया रेफरेंस है ये बच्चे को ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें टीचर का गोल होता है उस गोल तक बच्चे को पहुंचाना। अब वो बच्चा चाहे कैसे भी पहुंच रहा हो, उसका इंटरेस्ट हो ना हो, ये सबको नहीं देखा जाता। नेक्स्ट आता है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। इसमें ये काफ़ी अच्छा असेसमेंट होता है, क्योंकि इसमें लो अचीवर्स या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ डील किया जाता है। जहाँ पे बच्चा लैक कर रहा है वहाँ पे उसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसको एडिशनल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करना नहीं होता, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है चाइल्ड की एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना, उसको सपोर्ट करना, उसको आगे बढ़ाना। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो है लर्निंग मीडिया असेसमेंट। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं पहले तो। Learning media assessment is an assessment for selecting the appropriate literacy media for students with visually impairment. मीन्स लर्निंग मीडिया असेसमेंट होता है विजुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के लिए। इसमें हम एडिशनली कौन कौन सी ऑडियोज़ यूज़ करनी है, पिक्चर्स यूज़ करनी है, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए। हमें इस चीज़ का फोकस रखना चाहिए कि हम ज़्यादा लिखने की बजाय ओरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, लार्ज प्रिंट मीडिया का यूज़ करें, ऑडियो बुक्स का यूज़ करें, लार्ज डार्क पिक्चर्स कॉम्बिनेशन वाली पिक्चर्स का यूज़ करें जिसका बैकग्राउंड डार्क हो, जिससे बच्चे को अगर लो विजन है तो आसानी रहे समझने में। तो इसके साथ 1.4 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने काफ़ी सारी टर्म्स के बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट आते हैं 1.5 के बारे में। इसमें हमें समझना है उन पॉइंट्स को जो हमें असेसमेंट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन गेन करें, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, वो एक इन्फॉर्मेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, सब एस्पेक्ट्स में सही हो। ये नहीं कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा के उसे कंसीडर कर लें, नहीं, पूरे अच्छे से उसको जाना है, एनालाइज करना है, स्टडी करना है, उसके बाद हर एक पॉइंट को बहुत ही एक्यूरेटली नोट करते चलना है। नेक्स्ट कि हमें असेसमेंट करते टाइम बहुत ही मोस्ट वैलिड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट का यूज़ करना है। ये नहीं कि आप कोई ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ कर रहे हो, बरसों पहले ऐसे असेसमेंट किया जाता था तो अभी भी वैसे ही कर रहे हो, नहीं। जो मोस्ट एडेप्टिव टेक्नोलॉजी है, जो मोस्ट करंट न्यू वर्जन है, वही यूज़ करना है। प्रेजेंट में जीना है, पास्ट की चीज़ों को लेकर नहीं चलना, प्रेजेंट की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट कि हमें मल्टीपल मेजर्स का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक रिटन टेस्ट ले लिया, ख़त्म, बच्चे ने क्वेश्चन नहीं लिखा तो उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, नहीं। हम ऐसे अपने डिसीजन पे नहीं आ सकते। क्या पता बच्चे को पता हो, उसे लिखना ना आ रहा हो, उसको कोई स्पेलिंग ना आ रहा हो, इसकी वजह से उसने क्वेश्चन छोड़ दिया हो। तो हमें मल्टीपल एनालिसिस करने चाहिए, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने चाहिए एक बच्चे की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये नहीं कि हम किसी भी एक टेस्ट को रिटन या ओरल टेस्ट के बेसिस पे उसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया सेट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हमें इवेल्यूएशन इन्फॉर्मेशन कंसीडर करनी चाहिए जो हमें उसके पेरेंट्स से मिल रही है, उसका मेडिकल बैकग्राउंड कंसीडर करना चाहिए कि उसके पहले कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर उसका हियरिंग या विजन में लॉस है तो किस डिग्री तक है। ये सभी बैकग्राउंड हमें अच्छे से लेकर चलना होता है। नेक्स्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हमने दूसरों से पता कर लिया, उसकी रिपोर्ट्स ले ली, बट काम हमें करना है, स्पेशल एजुकेटर हम बनने वाले हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हमको ही करना होगा। हमने ये डिसाइड कर लिया कि बच्चे को ये तकलीफ़ है, ऐसे ऐसे काम करेंगे, काम कराते टाइम बच्चे को ऑब्जर्व भी हमें ही करना है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट कि हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ करना चाहिए, एक प्रॉपर टेस्ट का यूज़ करना चाहिए, फॉर्मल असेसमेंट का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो मन चाहे आपने वो 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया और वहीं पे फाइनल अपना डिसीजन लिख दिया, नहीं। नेक्स्ट करिकुलम बेस्ड असेसमेंट का यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको बताया, समझाते हुए भी बताया कि ये एक बहुत ही अच्छा असेसमेंट होता है। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, वापस से रिवाइज़ करो कि बच्चे जहाँ पे लैक कर रहा है, जहाँ पे उसको तकलीफ़ हो रही है, हम उस चीज़ में उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक गोल पकड़ लिया और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उस गोल तक बच्चे को पहुँचाएँ, नहीं। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट में हम बच्चे की तकलीफ़ों पे वर्क करते हैं कि वो जहाँ लैक कर रहा है, जहाँ उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको वहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमें यही चीज़ कंटिन्यू लेकर चलनी चाहिए। नेक्स्ट कि हमें कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेस मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कहाँ था और कहाँ आ गया, ये सब हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। ग्रो कर रहा है तो किस पेस में ग्रो कर रहा है, जल्दी जल्दी सीख रहा है या सीख रहा है बट धीरे धीरे सीख रहा है, सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट हमें सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो इंक्लूसिव फैक्टर्स हो, एक्सक्लूसिव फैक्टर्स हो। नेक्स्ट हम उसे एक इंटरवल भी प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि हमने पूरा उसका एक बिजी शेड्यूल बना दिया, नहीं, बीच में हम उसे इंटरवल भी देते हैं जिसमें वो अपने इंटरेस्ट के, अपने लाइक्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है।
हमें सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक साथ स्टडी करना चाहिए, यानी कि फ़िज़िकल का कोई और संभाल रहा है, कॉग्निटिव का कोई और संभाल रहा है, नहीं। अगर बच्चा फिज़िकली एक्टिव है तो उसके कॉग्निटिव लेवल पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बट अगर वो फिज़िकली लो है तो उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट भी कम होगा। तो सभी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके हमें समझना चाहिए। तो इसी के साथ अब हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं तो कल सुबह अपलोड कर दूँगी, कंफर्म कल सुबह तक अपलोड कर दूँगी। आपका पेपर 1:30 है तो आपको 10 बजे तक सुबह वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी उस चीज़ के लिए। बट हाँ, इस वीडियो में यूनिट 1 कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से करो, समझो। बहुत सारी टर्म्स है यूनिट 1 में, बहुत सारी टर्म समझने वाली हैं जिन पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने एक एक डिटेल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत खोल के एक्सप्लेन किया एक एक वर्ड को। तो उसी चीज़ को समझना है, बार बार सुनो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कोई भी डाउट हो मेरे से आके पूछ लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।